गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है तो बेटा कंफर्म करना एक बार। रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है चलो फिर। इकोनॉमिक्स का खुला हुआ है। इससे खुला पड़ा है। सर इसमें अपना मॉड्यूल ओपन क्यों नहीं हो रहा? बाहर कल बेटा अपन लोगों ने पढ़ा था, एक तो अपन ने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस लिए थे, और एक क्वेश्चन अपन ने कवर किया था कि भाई ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव एन एग्रीमेंट। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? ये बता दो मुझे। ठीक है, तो अब आगे लेने जा रहे हैं। अपन ने लिया था इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अदर देन सेक्शन 10 वाले लिए थे, ठीक है ना? अदर देन सेक्शन 10 एक बार रिवाइज करो, फिर मैं आईसीआई से कराऊंगी ये टॉपिक आज, है ना? हमने बोला कम से कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। एक अकेला अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पेन क्यों नहीं चल रहा? अभी तो चला। कम से कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए बेटा? 2 पार्टीज होनी चाहिए। एक बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और उसमें भी कौन होने चाहिए? ओनली द नेचुरल पर्सन एंड द लीगल पर्सन कैन डू अ कॉन्ट्रैक्ट। लीगल पर्सन में कौन आ गए? कंपनी आ गई, यूनिवर्सिटीज आ गई, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हो क्या रहा है इसका? खुला हुआ था ना डॉक्यूमेंट अपना बीच में। तो हमने बात करी एक बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कम से कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो साइड में हमने लिखा था कि ओनली द, या तो होना चाहिए लीगल पर्सन या कैसा होना चाहिए? नेचुरल पर्सन। इन 2 को अपन यहाँ पर काउंट करेंगे। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन हमने बोला था कंपलसरी होता है, उसके बिना सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे फैमिली एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट। एग्जाम्पल ये था ना बाल्फर अगेंस्ट वाल्फर वाला, वो यहाँ पर कवर होगा। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज।
इसमें 2 एग्जाम्पल दिए थे आपको मैंने, एक तो इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट किस में होना चाहिए बेटा, राइटिंग में होना चाहिए, अदरवाइज कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और दूसरा लिया था इमूवेबल प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, उसके बिना कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। अनसर्टेनिटी वाले सारे क्या होते हैं बेटा, अपने वॉइड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिया था डिपार्टमेंटल स्टोर ऑयल वाला, है ना, लेकिन वही स्टेटमेंट अगर जाकर के होलसेल डीलर ऑफ कोकोनट ऑयल वाले से बोलूँ तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि अब कमोडिटी सर्टेन हो गई, ही इज ओनली हैविंग वन वेराइटी ऑफ ऑयल, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में कई सारे एग्जाम्पल लिए थे, ब्रेक द स्टार्स फ्रॉम द स्काई, क्रॉसिंग ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स, डिस्कवर द ट्रेजर बाय मैजिक, याद आ रहा है। तो ये टॉपिक हमारा हुआ था। अब इसका एक बार डिस्क्रिप्शन आईसीआई से करवा रही हूँ। देखो पहला पॉइंट है 2 पार्टीज, अंडरलाइन करना, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, एक बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कम से कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पार्टीज, एक पार्टी जो क्या करेगी, ऑफर देगी, और दूसरी पार्टी क्या करेगी, इसे एक्सेप्ट करेगी। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नेचुरल पर्सन एंड द पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, जैसे कि कंपनी है, यूनिवर्सिटी है, यही पढ़ा था अपन ने। इसके बाद में बोला टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसमें भी 2 बंदे चाहिए, एक तो सेलर और एक बायर, एक बंदा अपने खुद के गुड्स को खरीद नहीं सकता, ये पढ़ा था। एक एग्जाम्पल इन्होंने एक केस लॉ दे रखा है, स्टेट ऑफ गुजरात अगेंस्ट रमनलाल एसएन कंपनी। बेटा लीडिंग नहीं है, नाम से याद नहीं करना, बस सिर्फ समझ लेंगे, है ना। आप पार्टनरशिप फर्म के बारे में थोड़ा आइडिया है? yes, उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती ना, एक फर्म की अपने पार्टनर से अलग कोई पहचान नहीं होती, ठीक है। तो पार्टनर्स जॉइंट ओनर्स होते हैं फर्म की प्रॉपर्टी के, जॉइंट प्रॉपर्टी बोलते हैं ना इनको। देखो क्या दिया है, एक पार्टनरशिप फर्म थी बेटा, वो हो गई डिसॉल्व, और जो उसकी असेट्स थी ना वो पार्टनर्स के बीच में बांट दी गई, यही होता है ना। जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो उसकी एसेट्स क्या की जाती हैं, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दी जाती हैं। अब एक सेल्स टैक्स ऑफिसर है एसटीओ, ये इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाना चाहता है, क्या कंसीडर कर रहा है कि ये तो सेल है, सही है कि नहीं है बताओ, गलत है ये। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स जो इनके जॉइंट ओनर है उस प्रॉपर्टी के, दे कैन नॉट बी बायर एंड सेलर बोथ, दे कैन नॉट बी बायर एंड सेलर बोथ, क्योंकि इन्हीं की तो प्रॉपर्टी है, इन्हीं के बीच में बट गई, तो ये कोई सेल थोड़ी ना जिस पे टैक्स लगाया जाए। तो क्या लिखा है इसके अंदर, इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट अ सेल, पार्टनर बीइंग द जॉइंट ओनर ऑफ दोज असेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस 1-2 पॉइंट शुरू के अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में देखो क्या है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना ही चाहिए, अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं बनेगा। इसी वजह से सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो होते हैं, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। देखो बाल्फर अगेंस्ट बाल्फर सेम है या नहीं है, पढ़ना एक बार। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया था ना कि मंथली अलाउंस देगा, नहीं दिया, वाइफ ने केस फाइल किया, विल शी सक्सीड? नो। तो वही चीज़ है यहाँ पर, है ना। वाइफ sued him for the recovery of the amount, she cannot recover it as it is a social agreement। मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ वर्ड फैमिली आना चाहिए आईसीआई ने क्या दे रखा है बेटा, सोशल, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, है ना, ये समझ आ गया। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल दिया है, देखना, लेखपाल promises to pay ₹5 lakh to his son if the son passes CA एग्जाम, ऐसा मैंने भी दिया था आपको, सेम ही है, ये तो फैमिली एग्रीमेंट बन गया। 7 वाला देखना एक बार, A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days। ये तो भाई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है ना। पार्टीज की इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इट विल कन्वर्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गई बात। अब इसमें आ गया अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो हमारा रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, इट कैन बी वर्बल और रिटन, दोनों हो सकता है। जैसे अपन दुकान से सामान खरीदने गए, सेल का भी तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो अपन हर चीज़ उसको लिख के थोड़ी ना देते हैं। पॉइंट समझ में आई कि नहीं आई बताओ। तो इट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन। एज टू लीगल इफेक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय यूज ऑफ वर्ड्स, बट इन इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, अगर आगे डिस्प्यूट ना हो, प्रूव करने में दिक्कत नहीं आए, तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई रिटन में होता है तो थोड़ा सा बेटर रहता है। इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटीज आर टू बी कंप्लाइड विद, तभी वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल बनेगा।
कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फॉर्मेलिटीज़ बेटा जुड़ी हुई हैं, उनको पूरा करना ज़रूरी है, उसके बिना उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई सेंस नहीं निकलेगा। देखो कैसे दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक कि रिटर्न में नहीं है। इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, जैसे कि इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये दो एग्जाम्पल ही हमने डिस्कस किए थे, सेम इसमें देना है, आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कर लो, हेडिंग तो सेम रखना, दो एग्जाम्पल ये वाले आ जाएं बस, बहुत है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, नॉट वेग। वेग मतलब होता है डाउटफुल, वेग का मतलब होता है डाउटफुल। ये वही ऑयल वाला एग्जाम्पल है, डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए और बोला गिव मी 10 लीटर ऑफ ऑयल, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा एज इट इज़ नॉट सर्टन विच टाइप ऑफ ऑयल वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया XYZ लिमिटेड एग्रीड टू लीज द लैंड टू मिस्टर ए फॉर इनडेफिनिट ईयर्स दिया हुआ है बेटा, अनसर्टेन है कि नहीं है बताओ, टाइम पीरियड सर्टेन नहीं है, इस वजह से ये जो है अनसर्टेन में जाएगा। अनसर्टेन वाले सारे क्या होते हैं तुम्हारे, वही। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, हाँ होता है बेटा, पार्टनरशिप का भी कॉन्ट्रैक्ट है, अपन पढ़ेंगे, ठीक है, अपने कोर्स में है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो वो भी हमें पढ़ना है। आगे क्या दिया, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स इटसेल्फ क्या हो जाते हैं, ये वॉइड हो जाते हैं, एन एग्रीमेंट टू डू एक्ट इम्पॉसिबल कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, उसके लिए आप केस फाइल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल वही देगा, डिस्कवर द ट्रेजर बाय मैजिक, जादू से खजाना खोजना, ठीक है, आज के दिन पॉसिबल नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे बेटा सेक्शन 10 वाले, यहाँ तक समझ में आ गए अदर देन सेक्शन 10? अब सेक्शन 10 क्या कहता है हमारा, देखो सेक्शन 10 हमारा बोलता है कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएंगे अगर उनमें ये 5 चीज़ें हों। ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे हैव 5 इसेंशियल एलिमेंट्स, 5 चीज़ें होंगी तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा। तो अब 5 चीज़ें होंगी तो पहली चीज़ तो यही है ना कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदलेगा, तो पहली चीज़ तो एग्रीमेंट ही होना चाहिए ना। अब 5 चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए जो ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सुनो पहले। पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, आप डरा के धमका के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, उनकी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। तो ये 5 चीज़ें यहाँ दी हुई है ना, इनको मैं समझाऊंगी अभी आपको। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी मतलब कैपेबिलिटी होनी चाहिए पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट करने की, लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। तो ये चीज़ हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, एक बार नोट से लेंगे फिर यहाँ से समझेंगे, है ना। All agreements are contract if they have 5 essential elements. Capacity to contract होना चाहिए, free consent होना चाहिए, lawful object, lawful consideration, not expressly declared void by law. सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता भाई, है ना। एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 11 क्या कहता है कि सिर्फ ये 3 जने ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। एक तो मेजर होना चाहिए, एक साउंड माइंड का होना चाहिए, और तीसरा ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो कौन कौन हो सकते हैं, देखो, मेजर, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उल्टा कर दूं, माइनर नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं कर सकता, जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता।
माइनर कौन होता है बेटा? जिसने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है, लेकिन अगर वो अनाथ है, ऑर्फन है ना, उसके खुद के कोई गार्जियन नहीं है और उसके लिए गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट किया, तो उस केस में एज लिमिट होती है अपनी 21 ईयर्स। तो जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता ना, तब तक उसे माइनर ही माना जाता है। समझ आ गई बात ये वाली? तो नॉर्मल एज लिमिट कितनी है? 18 साल। लेकिन अगर गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट किया तो कितनी लिमिट हो जाएगी? 21 ईयर्स। ठीक है। सेकेंड बोला, अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अनसाउंड माइंड का पर्सन कौन होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं सकता, वन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एंड डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू टेक रेशनल जजमेंट। समझकर निर्णय लेने की क्षमता उसमें नहीं है। पहला तो समझ ही नहीं सकता, दूसरा कैन नॉट टेक लॉजिकल जजमेंट, रेशनल जजमेंट लेने की उसमें कैपेसिटी नहीं है। इडियट पर्सन, ल्यूनेटिक पर्सन, ड्रंकन पर्सन आर कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में इन तीनों को लिया जाता है। डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। डिसक्वालीफाइड बाय लॉ मतलब कई लोगों को लॉ ने बोल दिया कि ये लोग तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, दे आर डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। चलो, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ में एक कैटेगरी आती है बेटा, एलियन एनिमी। वर्ड सुना है? एलियन एनिमी। एलियन मतलब होता है फॉरेनर। तो जिस कंट्री की हमारे कंट्री के साथ वॉर चल रही है, युद्ध चल रहा है, उस शत्रु देश के जितने भी सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उन सबको क्या बोला जाता है? एलियन एनिमी। एलियन एनिमी। तो भाई इनको क्या बोल दिया? दे आर डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट मत करो बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। जैसे देखो, सपोज करो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही है, ठीक है, और एक इंडियन और एक पाकिस्तानी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। इंडियन को उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 10 लाख रुपए उस पाकिस्तानी को देने हैं। तो एट द टाइम ऑफ वॉर किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो होती ही नहीं है ना। ये 10 लाख रुपए कहाँ जाएंगे? पाकिस्तानी सरकार के पास जाएंगे और हमारी इंडियन पब्लिक के अगेंस्ट में यूज होंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशन। गलत है कि नहीं बताओ? इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, दैट्स व्हाई वॉइड। तो बोला एलियन एनिमी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो। क्या हो जाएंगे ये? वॉइड। बात समझ आई? दूसरा जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है दैट इज इंसॉल्वेंट। देख लो दूसरा एग्जाम्पल, दिवालिया। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। तो भाई जो अपनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को ही पूरा नहीं कर पा रहा, तो लॉ उसे फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन नहीं देता। जैसे कोई बंदा दिवालिया हो गया ना बेटा, तो क्या होता है? कोर्ट का एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है जिसे बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी। वो क्या होता है? दिवालिये का एजेंट होता है। क्या करता है? दिवालिये के पास बेटा प्रॉपर्टी तो है कम और लाइबिलिटीज इसकी है ज़्यादा, तो जो भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है उनको बेचेगा और जितना पॉसिबल है उसके क्रेडिटर्स को पेमेंट करवाएगा। समझ आ गई बात? तो ये डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। दूसरा इंसॉल्वेंट। कैलकाटा वगैरह की साइड में एक ट्रेडिशन है, जैसे कोई बंदा दिवालिया हो जाता है ना, तो वो अपने क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाता है। क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाता है और नीचे दरी वरी बिछाई जाती है और उस पर बैठ जाता है, साइड में अपने जूते रख देता है और बोलता है मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, ये जूता मारो और निकल जाओ। तो मतलब क्या है? अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है इंसॉल्वेंसी में। इतना आसान काम नहीं है, रेप्यूटेशन तो ज़ीरो हो जाती है। कोर्ट का ऑर्डर आ गया, ये बंदा दिवालिया, उस दिन से आपको कोई भी बंदा कोई भी इम्पोर्टेंस देने वाला नहीं है, कहीं से कुछ क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा एक, देखो कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट को हिंदी में बोलते हैं कैदी, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजनर। अगर कोई क्राइम करता है, अपराधी है ना, तो कोई क्राइम करता है और अगर अपराध बड़ा है तो कोर्ट भी कई बार बैन लगा देती है कि आप इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट इतने समय तक नहीं कर पाओगे। दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। कई बार लॉ में ही बैन लगा होता है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ोगे आप इंटर में, ठीक है, अभी भी पढ़ोगे लेकिन अभी छोटा, मतलब सिर्फ एक ग्लिम्स आएगा, अपने मेन जो आएगा पोर्शन वो अपना इंटर में आता है ना, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताते हैं अपन को। तो कंपनीज एक्ट जो है उसके अंदर एक प्रोविज़न है कि अगर एक बंदा मॉरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड किसी क्राइम में 6 महीने या ज़्यादा की जेल काट चुका है तो उसे कंपनी का MD अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज़ डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, क्योंकि कंपनी एक्ट ने खुद ने लिख दिया कि वो डिस्क्वालीफाइड है, उस केस में वो MD की पोस्ट पे अपॉइंट नहीं हो सकता। एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, वर्ड सुना है फॉरेन सॉवरेन। ये नहीं तो ये तो जरूर सुना होगा, डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स।
फॉरेन सॉवरेन या डिप्लोमेट्स या एम्बेसडर्स कौन होते हैं? हिंदी में तो एक वर्ड आता है राजदूत, एम्बेसी हाउस। ये क्या करते हैं बेटा? एक कंट्री से जाकर दूसरी कंट्री में, एक कंट्री से जाकर के दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। साउंड माइंड का मतलब दोबारा पूछा है। देखो, साउंड माइंड का पर्सन वो होता है जो कॉन्टेक्ट को समझ सकता है और समझ करके निर्णय ले सकता है, ठीक है ना? तो ये चीज हमने यहाँ पर ली। फॉरेन सॉवरेन की बात कर रहे थे, एक कंट्री से जाकर दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फॉरेन सॉवरेन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, लॉकडाउन लगा था कोविड टाइम में, तो सब लोगों ने रामायण महाभारत बहुत देखी है। इस बार देखी थी आप लोगों ने भी? तो उसमें दूत वगैरह वर्ड यूज होता है ना? दूत। तो प्राचीन समय से, एंशिएंट टाइम से ही दूतों को ना स्पेशल राइट दिए जाते थे। क्या राइट होते थे वो सुनो भाई। राजा महाराजाओं के संदेश लेके जाया करते थे दूत। तो राजा महाराजा होते थे बहुत गुस्से वाले, खुश भी बहुत जल्दी हो जाते थे और गुस्सा भी बहुत तेज आता था। तो कोई अच्छी खबर लेकर के आया तो उसको क्या करते थे? मालाओं से लाद दिया। और कोई बुरी खबर लेकर आया तो खत्म, ठीक है। तो एक रूल बना दिया कि दूत तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, वो तो सिर्फ राजा का ऑर्डर लेकर आया है, ठीक है ना? तो जैसा भी न्यूज़ लेकर के आए, दूत को जिंदा छोड़ना पड़ता था। आप उसे मारोगे नहीं, ये रूल बनाया गया था, है ना? वो रूल आज भी लगता है। जैसे मान लो दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर डिक्लेयर हो गई, तो सबसे पहले ऑप्शन दिया जाता है इनको, डिप्लोमेट्स एम्बेसडर्स को, कि आप अपनी कंट्री को वापस चले जाओ। वॉर की प्रोसीडिंग उसके बाद स्टार्ट की जाती है ना? लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी ना, दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपने 2 एम्बेसडर्स थे वहाँ पर पाकिस्तान में, है ना? उनको उन्होंने छोड़ा नहीं था, बहुत बेरहमी से मार दिया था। तो इट वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इट इज अगेंस्ट द ग्लोरी ऑफ फॉरेन सॉवरेन, उसकी गरिमा के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, इनको स्पेशल राइट्स मिलते हैं। ये जो फॉरेन सॉवरेन होते हैं ना, डिप्लोमेट्स होते हैं बेटा, इनको क्या मिलते हैं? स्पेशल राइट्स। स्पेशल राइट क्या मिलते हैं? देखो, ये अपन पर केस कर सकते हैं, पर हम इन पर केस फाइल नहीं कर सकते। अब भाई लॉ किसके लिए बना? जनरल पब्लिक के लिए ना। तो जनरल पब्लिक से क्या बोला? दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट मत करो, कल को दिक्कत हुई तो आप फंसोगे, ये बच जाएंगे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे? तो इसलिए इनको डाल दिया डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में। एक और आएगा बेटा वर्ड यहाँ पर, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, यहाँ पर कंपनी वर्ड को डालने का डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में ये मतलब नहीं है कि कंपनी कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इट इज अ लीगल पर्सन, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन कंपनी के बेटा 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर आपको पता हो तो, MOA और AOA, है ना? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है ये, कंपनी इससे बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती। अगर करेगी देन इट विल बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मतलब कंपनी अगर अपनी पावर के बाहर जाके काम करती है। देखो, एक वर्ड होता है बेटा अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, वायर्स का मतलब होता है पावर। अगर कंपनी अपनी पावर के बाहर जाके काम करेगी देन इट विल बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और पावर के बाहर जाके काम करने का मतलब क्या है? MOA AOA से बाहर जाके काम करना। जैसे मान लो, सपोज करो कंपनी के MOA में लिखा है कि कंपनी 80 लाख का कर्जा ले सकती है, और कंपनी ने क्या किया बेटा? 90 लाख का कर्जा ले लिया, ठीक है? तो ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, बहुत सोच के जवाब देना मुझे, है ना? 80 लाख का कर्जा ले सकती थी, MOA में लिखा था, ले लिया कितना? 90 लाख का। तो ये जो 10 लाख का शॉर्टफॉल है, नुकसान हुआ, ये कौन भुगतेगा? कंपनी या आउटसाइडर? आउटसाइडर। कौन भुगतेगा? आउटसाइडर। बेटा कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या बोला? ड्यूटी डाली आउटसाइडर पर कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट करो ना, उससे पहले चेक कर लो MOA AOA कि कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर भी है या नहीं है। MOA AOA हमारे क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट। कोई भी बंदा नॉमिनल फीस का पेमेंट करके इनको देख सकता है। समझ आ गई बात? तो ये वैसे अपनी 3rd यूनिट आएगी ना बेटा, उसमें पूरा टॉपिक डिटेल में आएगा। 3rd यूनिट का नाम ही क्या है? इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तभी मैंने कहा ना कि फर्स्ट के बाद यूनिट कौन सी लेंगे? 3rd वाले। तो ये सारे वहाँ डिटेल में आएंगे। या तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वर्ड से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ सिर्फ।
आई थिंक फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अच्छा, इसमें अनसाउंड माइंड वाले पर्सन में ल्यूनेटिक भी आता है। ल्यूनेटिक मतलब इंसेन, पागल। तो एक वर्ड यूज होता है ल्यूनेटिक असाइलम, इसका मतलब पता है? पागल खाना बोलते हैं ना, ल्यूनेटिक असाइलम। अच्छा, इसको क्या है, ल्यूनेटिक पर्सन के साथ एक बीमारी है, ही समटाइम्स ऑफ साउंड माइंड एंड समटाइम्स ऑफ अनसाउंड माइंड। तो जब साउंड माइंड का होता है तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जब अनसाउंड माइंड का होता है तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब बोलोगे मैम झूठ बोल दे, तो है ना कि बोल दे भाई मैं तो उस समय साउंड माइंड का था, मैं उस समय अनसाउंड माइंड। ऐसे नहीं विश्वास करते हैं अपन। क्या देखते हैं? मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसकी कंडीशन कैसी थी। आजकल ऐसी इतनी एडवांस हो चुकी है मेडिकल साइंस की, ये पता लग जाता है, ठीक है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। अच्छा, टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी, मूवी देखी थी गजनी मूवी, है ना, भूल जाता था सब, बिल्कुल गया और फिर सब याद आ जाता था। तो ऐसा ही कुछ कुछ इसके साथ होता है, इसको पागलपन के दौरे आते हैं। तो कभी तो बिल्कुल नॉर्मल और कभी गया, ठीक है। तो जब नॉर्मल है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जब एबनॉर्मल है तब नहीं कर सकता। समझ आ गई बात? अच्छा, अब सेकेंड इसके अंदर लेने जा रहे हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। मजबूर नहीं कर सकते आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। समझ आई बात? तो अब यहाँ पर देखो फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ेंगे। फ्री कंसेंट में देखो, कंसेंट के लिए बेटा एक लैटिन मैक्सिम है, उस लैटिन मैक्सिम को बोलते हैं कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस वर्ड इंग्लिश के कंसेंट वर्ड से बना है। कंसेंसस वर्ड इंग्लिश के कंसेंट वर्ड से बना है। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। अच्छा, अब उससे पूछा एक बार, कंपनी वाला बताने को बोला है। कंपनी वाला यही है बेटा, कंपनी अपनी पावर से बाहर जाके कॉन्टेक्ट करे, एमओए एओए से बाहर जाके कॉन्टेक्ट करे, देन इट विल बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। तो अब आई थिंक देखो यहाँ पे क्या दिया है, कंसेंसस एड इडम, कंसेंट वर्ड से बनाया है। इसका मीनिंग क्या होता है? सेम थिंग इन सेम सेंस और मीटिंग ऑफ माइंड्स। देखो बेटा, लॉ में लैटिन मैक्सिम आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में मेजॉरिटी वर्ड्स आपके ग्रीक लैंग्वेज के हैं ना, वैसे लॉ में ज़्यादातर वर्ड्स किसके हैं? लैटिन लैंग्वेज के हैं। तो ये लैटिन मैक्सिम आते हैं, मतलब लैटिन लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो ये पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, कंसेंसस एड इडम। इसका मतलब क्या है? सेम थिंग इन सेम सेंस और मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। देखो, सपोज करो मेरे पास दो घर हैं। एक घर है मेरे पास बेटा दिल्ली में और एक है मेरे पास जयपुर में। एक मेरा जानकार व्यक्ति है सी, अब नॉन पर्सन है तो इसको पता है कि मेरे पास दो घर है, एक तो है दिल्ली में और एक है जयपुर में। मैं बेचना चाह रही हूँ दिल्ली वाला घर और वो समझ रहा है जयपुर वाला घर। आर वी थिंकिंग सेम थिंग इन सेम सेंस? आर आवर माइंड्स मीटिंग एट अ सेंट्रल पॉइंट? नो, देयर इज नो कंसेंसस एड इडम, सो देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे मेन चीज क्या है कि भाई कंसेंसस एड इडम होनी चाहिए, मतलब कंसेंट होनी चाहिए। पहली चीज तो हम क्या बोल रहे हैं? कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की, उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। फिर क्या बोलेंगे? ये कंसेंट कैसी होनी चाहिए बेटा? फ्री होनी चाहिए, किसी जोर जबरदस्ती के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, डरा के धमका के नहीं लेनी। ये कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री। और कंसेंट फ्री कब मानी जाती है? व्हेन इट इज नॉट ड्यू टू दीज 5 रीजंस। कंसेंट फ्री मानी जाएगी अगर ये इन 5 कारणों से नहीं है, ठीक है। कौन से दिए हुए देखो, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। वर्ड सुने हुए हैं? कुछ सुने हुए हैं वर्ड ये? अच्छा देखो, कोवर्जन वर्ड क्या कहता है? डरा के धमका के कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, धमकी दी जाती है। ए ने बी से बोला 10 लाख का घर 2 लाख में मेरे नाम कर दो वरना तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। धमकी दे दी, किस में चला गया? हाँ तो भर देगा, पर क्या उसकी फ्री कंसेंट है? क्या किसके थ्रू है? कोवर्जन के थ्रू। किसके थ्रू है? कोवर्जन के थ्रू। सेकेंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस। भाई कोवर्जन में तो फिजिकल प्रेशर डाला था, डराया था, धमकाया था। अब कोवर्जन इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है मेंटल या मॉरल प्रेशर, मेंटल या मॉरल प्रेशर। अच्छा, स्पिरिचुअल गुरु, वैसे आई वोंट मेंशन एनी नेम। तो आजकल ये कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर तक तो खूब ज़्यादा ट्रेंड में था, ये वेब सीरीज़ भी आई थी,
इस टॉपिक पे। चलो मैं मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है। क्या चीज़ है देखो, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल गुरु है, उसने अपने चेले से बोला कि ना अगर तूने अपनी प्रॉपर्टी मेरे आश्रम के नाम कर दी तो तुझे मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। अ स्पिरिचुअल गुरु सेड टू हिज प्यूपिल, इफ यू विल ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी टू माय आश्रम यू विल गेट साल्वेशन, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। अब मोक्ष तो कुछ नहीं मिला। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बाद में गुरु ने भी धक्के देके आश्रम से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तब यहाँ पर क्या है, बाद में मना कर सकता है, क्या कह सकता है, माई कंसेंट वॉज नॉट फ्री, इट वॉज ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। गुरु का उसके ऊपर मेंटल या मॉरल प्रेशर था। अच्छा, अपनी रिलेशनशिप भी यहाँ पे कवर होती है, टीचर स्टूडेंट वाली। एक लॉ के टीचर ने अपने मेरा एग्जाम्पल मत लेना, ठीक है ना, तो क्योंकि ऐसे वाले में लिंक बहुत जल्दी करते हो, और अगर नंबर सेव करना होता है तो फिर नाम से नहीं होता, लॉ वाली मैम से सेव होता है ना, ऐसे में नाम भी याद आ जाता है। चलो ठीक है, एग्जाम्पल देखो एक बार, है ना। एक लॉ के टीचर ने अपने स्टूडेंट से बोला कि अगर तुझे एग्ज़ाम में लॉ के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना है तो तेरी जो 10 लाख की गाड़ी है ना वो 4 लाख में मेरे नाम कर दे। टीचर ने क्या यूज़ किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस पॉइंट समझ में आ गया ये वाला। तो तीसरा आ गया फ्रॉड, जानबूझ के धोखा देना फ्रॉड है। जानबूझ के किसी को डिसीव करते ना इंटेंशनली, तो उसे किस में लेते हैं, फ्रॉड में। जैसे मान लो मुझे पता है माई वॉच इज़ मेड इन इंडिया और मैंने इसे हाई प्राइस पे बेचने के लिए आपसे कह दिया दैट माई वॉच इज़ मेड इन जापान, ठीक है। तो मैं जो बोल रही हूँ उसे मैं खुद भी सच नहीं मानती, तो किस में चला गया ये, फ्रॉड में, है ना। नेक्स्ट आया तुम्हारा मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मैं बोलूँगी वही जो मुझे सही लगता है पर वो गलत निकल जाता है, आई एम इनोसेंट, तो किस में जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन। अनजाने में किसी को धोखा हो जाए बेटा तो किस में कवर करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। जैसे सपोज करो एक बंदा है, एक गारमेंट शॉप पे काम करता है, उसकी आई साइट में डिफेक्ट है, फॉर एनी रीज़न ही बिलीव्स द ब्लू कलर टू बी द ब्लैक कलर। ऑर्डर आया काले रंग के कपड़ों के लिए, उसने नीले रंग के कपड़ों के लिए बुक कर दिया, ठीक है। गलत तो हो गया पर क्या जानबूझ के किया, क्या नहीं किया ना, किस में लेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बता मुझे। नोट्स अपलोड कर चुकी हूँ प्रतीक में, कल ही कर दिए थे मैंने ऐप पर, आप वहाँ से चेक कर लेना, है ना। मिस्टेक, दोनों पार्टीज की गलती से कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मिस्टेक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, बायलैटरल मिस्टेक में, है ना। तो शुरू के 4 जो तुमने पढ़े, शुरू के 4 कौन से बेटा, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। इनमें कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है बेटा, वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइडेबल। और मिस्टेक में कैसा होगा, वॉइड। मिस्टेक में अपन मान के चल रहे हैं कि हम बायलैटरल मिस्टेक की बात कर रहे हैं, तो मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने सेकंड फैक्टर पढ़ा है अभी, कौन सा, फ्री कंसेंट वाला। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो अब आ जाओ तीसरा चौथा एक साथ समझते हैं अपन, थर्ड एंड फोर्थ, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ABC ने मिलकर के एक प्लान बनाया, क्या करेंगे, बैंक में रॉबरी डालेंगे, बैंक में डकैती करेंगे, ठीक है। और ये भी डिसाइड किया बैंक लूटने के बाद बेटा जो पैसा मिलेगा ना वो आपस में डिवाइड कर लेंगे, बराबर बराबर तीनों डिवाइड कर लेंगे। सपोज करो उनका प्लान एग्जीक्यूट भी हो गया। पैसों का ब्रीफ केस ए के पास था, ए के दिमाग में बेईमानी आ गई, क्या बोलता है 50% तो मेरा, तुम लोग क्या करो 25% में कॉम्प्रोमाइज़ करो। बी और सी के साथ बेचारों के साथ गलत हो गया, कोर्ट में जा सकते हैं क्या, मरना थोड़ी ना है, ठीक है ना। वो मिलना तो कुछ नहीं है, जेल में और डालेंगे, क्यों, क्योंकि लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट इलीगल था, रॉबरी। और जो पैसा आया है वो भी बैंक लूटने का पैसा है, समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन भी क्या है तुम्हारी, अनलॉफुल है। पॉइंट समझ में आया। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों क्या होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए। एक सेक्शन पढ़ोगे बेटा यहाँ पर, सेक्शन नंबर 23, लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में एक सेक्शन कोट किया जाएगा, सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 23 ये कहता है कि इन चीज़ों को अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन में लिया जाएगा। किनको लेते हैं बेटा, जो कि लॉ में मना किया गया है, वन हु इज विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ। जो लॉ में मना किया गया है वो अनलॉफुल में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। डिफीट द रूल फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया, भारत में प्रेजेंट किसी रूल का उल्लंघन करने वाला है, समझ आई बात। इज इमोरल, अनैतिक है,
इज कॉजिंग इंजरी टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है, फ्रॉड्यूलेंट है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, तो हम ऐसे किस में लेना होता है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन में। एक दो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो एक पॉइंट मैंने अभी अभी बोला, कॉजिंग इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी लिया था ना, तो जैसे मान लो प्रॉपर्टी वर्ड के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आती है, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, है ना, ट्रेडमार्क। ठीक है, ए ने कुछ बुक्स छपवा के बेची जिसमें कॉपीराइट बी का है, तो कॉजिंग इंजरी टू बीज प्रॉपर्टी, यस और नो? ठीक है, कवर्ड अंडर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, इमोरल वर्ड यूज किया था मैंने अभी अभी, इमोरल, है ना। जैसे देखो ए ने बी से बोला, एक मैरिड लेडी से बोला, ए ने एक मैरिड लेडी बी से बोला कि अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। इमोरल है कि नहीं है बताओ? कवर्ड अंडर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। अभी आपने पुष्पा मूवी देखी थी, थोड़े दिन पहले देखी होगी, आई थिंक एवरीबडी हैज वॉच्ड इट, है ना, नाइस मूवी। ठीक है, अब देखो उसके अंदर आपको मैसेज तो रॉन्ग ही दिया था ना, मैसेज तो रॉन्ग ही था ना, चाहे एक्टिंग नो डाउट बहुत अच्छी थी बट मैसेज तो रॉन्ग ही था। सैंडलवुड की तस्करी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इट इज़ अ रियल राइम स्टोरी इंस्पायर्ड बाय वीरप्पन, जो पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में था, जंगलों में, जंगलों का राजा ही था वो एक तरीके से, है ना। तो है क्या है, तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जो चीज़ लॉ ने मना कर दी किस में जाएगी, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। समझ में आई बात कि नहीं आई बताओ मुझे? तो इंडिया में प्रेजेंटली कोई लॉ चल रहा है उसके अगेंस्ट में है, डिफीट एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, इंडिया में कोई लॉ चल रहा है उसके अगेंस्ट में है, रूल चल रहा है उसके अगेंस्ट में है, किस में ले लेते हैं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है बेटा इस केस में, वॉइड। समझ आई बात? लिखा हुआ हर कुछ मिलेगा वहां पर, सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। इसके बाद में नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। अच्छा, कंसिडरेशन वर्ड आया, इसको भी इसने समझा रखा है यहाँ पे। देखो कंसिडरेशन के लिए भी एक लैटिन मैक्सिम है, क्विड प्रो को। आज दो लैटिन मैक्सिम बताए मैंने आपको, एक तो लिया कंसेंसस एडिटम और एक कौन सा ही है, क्विड प्रो को। मीनिंग याद करना, कल पूछूंगी, है ना। क्विड प्रो को, क्विड प्रो को का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ, और जो बदले में कुछ होता है उसी को क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। अच्छा, एक चीज पूछिए मुझसे, दोनों में क्या डिफरेंस है? निशांत बताओ किसके बारे में बात कर रहे हो, दोनों टर्म्स में कौन ले रहे हो आप, कौन सी टर्म्स ले रहे हो? आर यू टॉकिंग अबाउट फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन और समथिंग एल्स? आप दोबारा ट्राई करना, ये ओपन होंगे क्योंकि बच्चों के ओपन हुए हैं ना नोट्स, तो हो जाएंगे, आपके भी हो जाएंगे। वॉइडेबल और वॉइड में डिफरेंस पूछा है मुझसे। देखो बेटा, वॉइडेबल में तो ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो इसे वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो, अगर आपने वॉइड डिक्लेयर नहीं किया तो ये वैलिड बनता है, ठीक है। अगर वॉइड होता है, सिंपली वॉइड है, तो इसका मतलब क्या है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो आप उसमें केस फाइल नहीं कर सकते। बाकी ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपना टॉपिक आएगा ना, तब पढ़ेंगे वॉइडेबल और वॉइड, इसलिए मैंने एक बार इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, क्विड प्रो को का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, कंसिडरेशन से ज़रूरी है कि दोनों ही पार्टीज को बेनिफिट हो? किसी को नुकसान भी तो हो सकता है, फिजिकल इंजरी भी तो हो सकती है, डैमेज भी तो हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप रेलवे स्टेशन पर उतरे, एक बंदा एज अ कुली आपका सामान लेके जा रहा है, ठीक है, बदले में आप उसको सपोज करो 200 रुपये दे रहे हो। कुली के लिए कंसिडरेशन क्या है, 200 रुपीज़ जो आप दे रहे हो उसको, है ना। आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, द फिजिकल डैमेज और इंजरी विच इज सफर्ड बाय कुली इन द लॉन्ग रन। आदमी तो वो भी है, सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ बताओ मुझे। तो उसकी बॉडी में लॉन्ग टर्म में नो डाउट कोई ना कोई डैमेज ज़रूर आता है, जो ये वाला वर्क करते हैं उनके लिए। आपने केदारनाथ मूवी देखी होगी, आप पिट्ठू के बारे में जाते हो, वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं, तो पिट्ठू आदमी आदमी को ऊपर लेके जा रहा है, नो डाउट लॉन्ग टर्म में उसकी बॉडी में डैमेज आता है। आप उसे पे कर रहे हो बट लॉन्ग टर्म में उसकी बॉडी में डैमेज आता है। तो ज़रूरी नहीं है दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट हो, एक पार्टी को फिजिकल डैमेज या इंजरी भी हो सकती है। कैलकाटा वगैरह की साइड ट्रेडिशन है, जो रिक्शा है ना आदमी खुद खींचता है,
अपने यहाँ तो जानवर खींचते हैं, कार्ट्स होती हैं, हॉर्स कार्ट वगैरह, बुलक कार्ट वगैरह, है ना, वहाँ पर रिक्शा आदमी खुद खींचता है। तो नो डाउट देख लो उसके लॉन्ग टर्म में डैमेज आता है कि नहीं आता है, आप उसे पे तो कर रहे हो उसके लिए। तो इसी के लिए एक चीज़ लिखी हुई है, ये मिलेगा आपको कि कंसीडरेशन से एक पार्टी को तो राइट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है और बेनिफिट मिलता है, और दूसरी पार्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। दूसरी पार्टी को फॉरबेरेंस, डेट्रीमेंट यानी कि फिजिकल इंजरी या लॉस भी हो सकता है, फिजिकल इंजरी या लॉस भी हो सकता है। एक और तरीके से बताऊं, देखो एक पार्टी का राइट दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होता है, एक पार्टी का राइट दूसरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होता है। वो एग्जाम्पल ये था ना पेन वाला, इट्स माई राइट टू रिसीव ₹100, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव मी ₹100, याद आ रहा है? तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है क्या, ये बताओ मुझे। तो आज हम यहाँ तक का मैटर लेते हैं, कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो, मैटर यहाँ तक का ले रहे हैं। अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स एक बेटा देखो लैटिन मैक्सिम है, मैं बताती हूँ। देखो ये वैसे है ना, कंपनीज एक्ट आपके कोर्स में है, कंपनीज एक्ट आपके कोर्स में है। एक टर्म यूज करते हैं अपन, एक लैटिन मैक्सिम मेरे मुंह से निकल गया था, अल्ट्रा वायर। तो मैं बताती हूँ कि मैंने ये वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब क्या है। अल्ट्रा का मतलब होता है बेटा बियॉन्ड, और वायर्स का मतलब होता है पावर। अल्ट्रा वायर्स का पूरा मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, मतलब अपनी पावर से बाहर जाके काम करना, अपनी पावर से बाहर जाके काम करना। मैंने बोला कि अगर कंपनी जो है बेटा कोई अल्ट्रा वायर्स काम करती है, देन इट विल बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सिर्फ इसी केस में, अदरवाइज कंपनी जो है लीगल पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी पावर से बाहर जाके करती है, पावर से बाहर जाके करती है मतलब एमओए और एओए से बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट करती है। एमओए कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे बीइंग एन इंडियन सिटीजन मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है। वैसे ही ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी इससे बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती। पॉइंट समझ में आ गया। अगर करेगी देन विल बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस एक टर्म है बेटा जिसका मतलब होता है मेंटल या मॉरल प्रेशर डालना। जैसे कोवर्जन वर्ड है, उसके अंदर डरा के धमका के कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, फिजिकल प्रेशर डालते हैं। वैसे ही अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल या मॉरल प्रेशर डाला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पर केसेस होते हैं। और कोई डाउट है तो बताओ मुझे। आई थिंक समझ में आ गया होगा अल्ट्रा वायर्स वाला। मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक जब टॉपिक पढ़ाऊंगी यूनिट 3 वाला तब बताऊंगी। मिस रिप्रेजेंटेशन में एक स्टेटमेंट बोला जाता है जिसे वो बंदा खुद भी सच मानता है बट वो गलत निकल जाता है। देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव। मिस्टेक में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बोला जाता, वो अपने माइंड में ही मिस्टेक बनाते हैं। दूसरा, मिस रिप्रेजेंटेशन वॉइडेबल होगा और मिस्टेक डिपेंड करेगा कौन सी है। ये अभी इसलिए नहीं ले रही क्योंकि वहाँ डेप्थ में पढ़ना है यूनिट 3 में। बायलैटरल मिस्टेक तो वॉइड होती है लेकिन यूनिलैटरल है तो वैलिड है। इंडियन लॉ की मिस्टेक है तो अलग ट्रीटमेंट होगा, फॉरेन लॉ की है तो अलग होगा। तो इसलिए अभी अपन इसको नहीं ले रहे डेप्थ में। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, दोबारा ट्राई करना, निशांत हो जाएगा। बाकी बच्चों का भी हो गया। मैम 3rd और 4th पॉइंट में क्या डिफरेंस है? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन। डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्ट की बात की, जैसे वहाँ पर रॉबरी वाला एग्जाम्पल लूँ तो रॉबरी वाले एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो रॉबरी ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट इलीगल था, ठीक है। और बैंक लूटने से जो पैसा मिला, अमाउंट मिला, जो कंसीडरेशन है उसके लिए भी हमने बात की कि ये क्या है हमारा, इलीगल है ना। तो कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न से बात करेंगे अपन। लैटिन वर्ड्स याद करने हैं क्या? जो थोड़े बहुत मैं बता रही हूँ उतने करने हैं क्योंकि ये वर्ड अगर आएंगे आपके मैटर में भी आएंगे। थोड़े बहुत अपन को लैटिन मैगजीन करने पड़ते हैं, ज़्यादा नहीं है अपने कोर्स में। फर्स्ट यूनिट में ज़्यादा है बस, है ना। मैम नोट्स में
फर्स्ट में कौन से नोट्स करने हैं। यूनिट देखो आपकी दोनों ही आपको खोलनी पड़ेंगी साथ में। कुछ मैटर आपको दिख रहा होगा, एक पीडीएफ से मैम ले रही है, कुछ दूसरे से ले रही है, तो वो क्या है कि आपको दोनों देखने पड़ेंगे बेटा एक बार, तो है ना। बाकी सबका एक ही पीडीएफ मिलेगा, इसमें 2 हैं। यूनिट 1 में कुछ बाद में बने थे ना, इसलिए अलग अलग है 2। तो चलो आप यहाँ तक का लेते हैं, आई थिंक क्लियर है यहाँ तक का ना। तो चलो अब फिर आगे कर लेंगे अपन, है ना।